नमस्कार। पिछले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने कैलोरीमेट्री और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ ऑफ गैसेस की बात किया है, जिसमें हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लैटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ ऑफ गैसेस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने समझा था। आज के लेक्चर में उन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बना करके और उन कॉन्सेप्ट्स के कॉम्प्रिहेंशन को हम लोग थोड़ा और ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू। तो जो सबसे पहला प्रॉब्लम आज हम लोग बनाने जा रहे हैं वो नीट फेज 1 2016 में पूछा गया एक सवाल है। A piece of ice falls from a height h so that it melts completely. Only 1/4 of the heat produced is absorbed by the ice and all energy of ice gets converted into heat during its fall. The value of h is what? इसमें सर्टेन हाइट h से आइस के एक टुकड़े को गिराया जाता है और सर्टेन हाइट h से जब फॉल करेगा वो पीस ऑफ आइस, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो लॉस करेगा वो पूरी की पूरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसा कहा गया है। और जितनी थर्मल एनर्जी बनती है उसके 1/4 एनर्जी को, 1/4 ऑफ एनर्जी को वो आइस का पीस एब्जॉर्ब करता है और उसका इस्तेमाल करके उस थर्मल एनर्जी को ले करके वो आइस अपना फेज चेंज कर लेता है और आइस से वाटर में कन्वर्ट हो जाने में उस एनर्जी का इस्तेमाल करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर 0 डिग्री C। अगर ऐसा है तो हमें बताना है कि अगर वो पूरा का पूरा आइस का पीस मेल्ट कर जाता है 1/4 एनर्जी लेकर के, तो आप बताइए वो कितने हाइट से फॉल किया होगा। तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर वो h हाइट से गिराया जाएगा और आइस पीस का मास अगर m है तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh। और जितना लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही होगा थर्मल एनर्जी जेनरेटेड, उतना ही होगा थर्मल एनर्जी जेनरेटेड। और जितना थर्मल एनर्जी जेनरेट होता है उसके 1/4 एनर्जी को, 1/4 ऑफ एनर्जी को वो आइस का पीस एब्जॉर्ब करता है फेज चेंज कर जाने के लिए, मेल्ट कर जाने के लिए at constant temperature 0 degree C. Only 1/4 of heat produced is absorbed by the ice and all energy of ice gets converted into heat during its fall. The value of H is what? Latent heat of ice दिया हुआ है। Latent heat कहते हैं constant temperature पर किसी सब्सटेंस के यूनिट मास का कंप्लीट फेज चेंज कर जाने के लिए उसको जितना हीट चाहिए। तो L डिफाइंड होता है Q/m। अगर m मास का कंप्लीट फेज चेंज करने के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर Q हीट की ज़रूरत पड़ती है, तो यूनिट मास का कंप्लीट फेज चेंज करने के लिए Q/m हीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो L इज इक्वल टू Q/m, Q इज इक्वल टू ml, ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था। मतलब अगर किसी सब्सटेंस के m मास का कंप्लीट फेज चेंज करना है और लेटेंट हीट L है तो उसको हीट चाहिए ml। तो इतना जो थर्मल एनर्जी जनरेट हुआ
इसके 1/4 एनर्जी को यूज करता है आइस अपने फेज चेंज के लिए, मतलब 1/4 ऑफ mgh इज कन्वर्टेड इनटू ml। 1/4 एनर्जी को यूज करके वो अपना पूरा का पूरा फेज चेंज कर लेता है। तो m and m कैंसिल्स आउट एंड व्हाट विल h बी? सो h विल बी 4L/g और g का वैल्यू लेना है 10 न्यूटन पर केजी। g का यूनिट आप न्यूटन पर केजी लिख सकते हैं या मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो L is latent heat, L is latent heat, तो this is 4 times latent heat is given 3.4 into 10 to the power 5 divided by 10। तो एक 10 से इस 10 का एक पावर अगर काट दें हम लोग तो 10 to the power 4 बन जाएगा, और 10 to the power 4 के एक जीरो को अगर इसके साथ ले लें तो ये हो जाएगा 4 into 34 into 10 to the power 3 मीटर। तो ये 136 किलोमीटर हो जाएगा। 136 into 10 to the power 3 मीटर मतलब 136 किलोमीटर। और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एम्स 2015 में पूछा गया सवाल है, इफ 10 ग्राम ऑफ आइस इज एडेड टू 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 15 डिग्री सी देन द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी व्हाट? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज गिवन टू बी इक्वल टू 4.2 into 10 to the power 3 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन and latent heat of fusion of ice is 3.36 into 10 to the power 5 जूल पर केल्विन। अब देखिए 10 ग्राम आइस है और इसको ऐड किया गया 40 ग्राम वाटर के साथ जो पहले से 15 डिग्री सी पर है। अब हम लोग कई संभावनाएं इसमें तलाश सकते हैं। वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है, आइस का टेम्परेचर कम होगा, आइस का टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सी, वाटर का टेम्परेचर होगा 15 डिग्री सी। तो जब वाटर के अंदर आइस डालेंगे तो हीट विल फ्लो फ्रॉम वाटर टू आइस, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो वाटर से कुछ थर्मल एनर्जी आइस लेगा। अब पहले क्या होगा? पहले वो आइस 0 डिग्री सी पर है, तो जो भी हीट आइस लेगा एट 0 डिग्री सी, उस पूरे के पूरे हीट का इस्तेमाल पहले वो अपना फेज चेंज करने में करेगा। और अगर उसको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है पूरे के पूरे आइस को 0 डिग्री सी पर वाटर में तब्दील हो जाने के लिए, और उसके बाद और भी एक्स्ट्रा एनर्जी बचता है, तब उसको लेकर के जो 0 डिग्री सी पर जो आइस था वो 0 डिग्री सी पर वाटर बन गया, और अब उस 0 डिग्री सी पर वाले वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। और चूंकि पहले से जो वाटर था 15 डिग्री सी पर वो हीट का लॉस कर रहा, तो उसका टेम्परेचर घटेगा और मिक्सचर कोई बीच बीच के टेम्परेचर पर आ सकता है। लेकिन यहां ऐसे सवालों को बनाने में सबसे पहले हम एक क्रॉस चेक इस तरह से करेंगे कि अगर 40 ग्राम जो वाटर है एट 15 डिग्री सी, अगर इस पूरे के पूरे 40 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 15 डिग्री सी से घट करके 0 डिग्री सी हो जाए, वाटर 15 डिग्री से 0 डिग्री पर आ जाए, तो वाटर कितने हीट का लॉस करेगा? और 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सी को 10 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सी बन जाने के लिए 0 डिग्री सी पर 10 ग्राम आइस का कंप्लीट फेज चेंज हो जाने के लिए कितना हीट की आवश्यकता होगी, कितना हीट उसको चाहिए होगा, पहले हम ये दोनों चीजें निकालते हैं, उससे बहुत कुछ अंदाजा हमें मिल जाएगा। तो हीट लॉस्ट
by water if the temperature of 40 gram of water changes from 15 डिग्री C to 0 डिग्री C, तो इसमें तो फॉर्मूला वही लगेगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। तो ये कितने हीट का लॉस करेगा? 15 ग्राम का मतलब 15/1000 किलोग्राम, और वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 4200 दिया हुआ है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, और 15 डिग्री सी से 0 डिग्री सी होगा तो डेल्टा टी विल बी 15। अगर इसको आप केल्विन स्केल में भी बदल देंगे तो डिफरेंस नहीं बदलने वाला है। तो जहां डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है वहां ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम दोनों टेम्परेचर सेल्सियस में लिख रहे हैं कि केल्विन में लिख रहे हैं, डिफरेंस विल रिमेन सेम, सो इट विल बी 15। और ये कितना हो जाएगा? 20 खत्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा 22.5, 15 इंटू 15 225, और उसको 10 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 22.5 इंटू 42, इतना जूल हीट का लॉस करेगा वाटर। और ये कितना होगा तो हम लोग मल्टीप्लाई कर ले सकते हैं। नाइन 945 जूल। और अगर 10 ग्राम आइस का कंप्लीट फेज चेंज होना है एट 0 डिग्री सी, तो इसको कितना हीट चाहिए? हीट रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट फेज चेंज of 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सी, ये ml हो जाएगा। m है 10 ग्राम तो 10/1000 किलोग्राम, और l दिया हुआ है 3.36 इंटू 10 टू दी पावर 5, 3.36 इंटू 10 टू दी पावर 5। तो ये 3 जीरो से इसका 3 पावर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ 10 टू दी पावर 2 बच जाएगा, और ये हो जाएगा इसका 1 जीरो ले लीजिए तो 33.6 हो जाएगा, और 1 जीरो और ले लीजिए तो 336 हो जाएगा, और ये 1 जीरो ले लीजिएगा तो 3360 जूल। तो अगर पूरा का पूरा वाटर 0 डिग्री सी पर आ जाएगा तब वो जितना हीट का लॉस करेगा, जितना हीट अवेलेबल होगा आइस को एब्जॉर्ब करने के लिए, उससे काफी ज्यादा हीट चाहिए आइस को मेल्ट करके वाटर बनने के लिए। तो इससे कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि इसका मतलब है कि पूरा का पूरा आइस मेल्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि पूरे आइस को मेल्ट करवाने के लिए हीट सफिशिएंट नहीं है। तो पूरा का पूरा 10 ग्राम आइस मेल्ट करेगा ही नहीं, उसमें कुछ आइस मेल्ट करेगा इतना हीट लेकर के, और कुछ आइस के ही फॉर्म में रहेगा। तो पूरा का पूरा वाटर पहले आ जाएगा 0 डिग्री सी पर, आइस ऑलरेडी है 0 डिग्री सी पर, और पूरा का पूरा आइस मेल्ट नहीं करेगा, कुछ आइस बचा रहेगा, और कुछ आइस 0 डिग्री सी पर वाटर बन जाएगा। और उसके बाद अब कोई हीट अवेलेबल नहीं हो पाएगा आइस को फर्दर मेल्ट करने के लिए, और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मिक्सचर का 0 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि ऐसे भी जब तक पूरा का पूरा आइस मेल्ट करेगा नहीं तब तक टेम्परेचर के बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता है। सो द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर
after an equilibrium state is attained will be 0 degree C. So option D will be the correct option. This question was asked in AIPMT 2014. Steam at 100 degrees C is passed into 20 gram of water at 10 degrees C. When water acquires a temperature of 80 degrees C, the mass of water present will be what? Take a specific heat of water to be equal to 1 calorie per gram per degree C, and latent heat of steam is equal to 540 calorie per gram. देखिए, अगर हम लोग ऐसा माने कि पहले 100 डिग्री सी पर स्टीम है अपने पास और उस स्टीम को किसी वाटर से पास करवाया जाता है. वाटर वॉज इनिशियली एट 10 डिग्री सी. द वाटर वॉज इनिशियली एट 10 डिग्री सी. तो 10 डिग्री सी टेम्परेचर पर जो वाटर है कंटेनर में, उससे 100 डिग्री सी टेम्परेचर वाला स्टीम पास ऑन करवाते हैं. तो सपोज कीजिए कि पास ऑन करते हैं, मतलब उसमें स्टीम डालते हैं. 10 डिग्री सी पर जो 20 ग्राम वाटर कंटेनर में पहले से है, उसमें स्टीम मिक्स करते हैं. स्टीम इज सेंट इन दैट वेसल. तो सपोज कीजिए m ग्राम स्टीम हम लोगों ने उस कंटेनर के अंदर में डाला, जिसमें पहले से 20 ग्राम वाटर था एट 10 डिग्री सी. तो वो जो स्टीम जाएगा वाटर में, तो सबसे पहले तो वो 100 डिग्री सी पर ही स्टीम से वाटर में कन्वर्ट करेगा और कुछ हीट का लॉस करेगा. m इंटू एल, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बराबर हीट वो लॉस करेगा ml. और अब जो m ग्राम स्टीम गया था वाटर में, वो m ग्राम वाटर बन जाएगा. जो m ग्राम स्टीम था वो पहले m ग्राम वाटर बन जाएगा एट 100 डिग्री सी. लेकिन पहले से जो पानी है उस कंटेनर के अंदर में, उसका टेम्परेचर काफी कम है, तो अब ये हीट का लॉस करेगा. और ये जो हीट का लॉस करेगा, उस हीट को गेन करके पहले से जो पानी है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा. तो इसका टेम्परेचर थोड़ा घटेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और अल्टीमेटली किसी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पर वो आ जाएंगे. तो अल्टीमेटली द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर अटेन्ड इज 80 डिग्री सी. तो अब क्या होगा, पहले m ग्राम आइस 100 डिग्री सी पर m ग्राम वाटर में तब्दील होगा. फिर 100 डिग्री सी पर जो m ग्राम वाटर है वो 80 डिग्री सी पर आएगा, उसमें फर्दर हीट का लॉस करेगा. तो पहले जो स्टीम वाटर बनने में हीट का लॉस किया, फिर 100 डिग्री पर जो m ग्राम वाटर था वो 80 डिग्री सी तक कूल होने में जो हीट का लॉस किया, वो दोनों हीट मिल करके और पहले से जो कंटेनर में 20 ग्राम वाटर था उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सी से 80 डिग्री सी तक बढ़ाने में इस्तेमाल हो जाएगा. और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगा देंगे, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड. तो हीट लॉस्ट कितना होगा? लॉस्ट मतलब वो कहीं लॉस्ट नहीं हो रहा है. जो हीट का लॉस स्टीम कर रहा है, जितना हीट रिजेक्ट कर रहा है स्टीम पहले पानी बनने में और फिर उस पानी का टेम्परेचर 100 से 80 होने में, जितना हीट वो रिजेक्ट कर रहा है, जितना हीट उससे बाहर निकल रहा है, उसको हीट लॉस्ट बोल रहे हैं. और उसी हीट को पहले से जो कंटेनर में पानी था वो गेन कर रहा है, और उस हीट को गेन करके वो अपने टेम्परेचर को 10 डिग्री सी से 80 डिग्री सी तक रेज करने में इस्तेमाल कर रहा है. उस सेंस में हम लोग हीट लॉस्ट और हीट गेन्ड की बात कर रहे हैं. और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द हीट लॉस्ट एंड द हीट गेन्ड both should be equal. Heat is a form of energy, so it can neither be created nor be destroyed. So the basic theme of principle of calorimetry is principle of conservation of energy. तो heat lost कितना हो जाएगा?
तो पहले m ग्राम स्टीम m ग्राम वाटर बनेगा 100 डिग्री सी पर, उसमें ml हीट का लॉस करेगा। अब वो m ग्राम वाटर जो है उसका टेम्परेचर 100 से 80 होगा, तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी 100 माइनस 80, तो ये हो जाएगा L तो दिया हुआ है 540 कैलोरी पर ग्राम, सारा हम लोग ऐसा यूनिट में ले रहे हैं, तो m ग्राम इंटू 540 कैलोरी पर ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो 540 m प्लस SW इज 1, तो ये हो जाएगा 20 m, तो ये हो जाएगा 560 m। और हीट गेंड कितना होगा? हीट गेंड को हम लोग लिख सकते हैं कि वो जो पहले से 20 ग्राम वाटर था, तो m तो 20 ग्राम है, और CGS यूनिट में जब ग्राम में लेंगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर विल बी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी, और इसका टेम्परेचर 10 से 80 हुआ, तो 80 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 70, तो ये हो जाएगा 1400 कैलोरी। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो 560 m इज इक्वल टू 1400, तो ये जो m हो जाएगा वो 1400 बाई 56, तो ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो 2 पॉइंट समथिंग ग्राम स्टीम वाटर बना, और 20 ग्राम वाटर पहले से था, तो अब कंटेनर में टोटल वाटर हो जाएगा 20 प्लस 2 पॉइंट समथिंग, तो उसके आसपास एक ही ऑप्शन है 22.5, इसका मतलब इसको 2.5 ग्राम आना चाहिए। और अब टोटल वाटर का जो अमाउंट होगा कंटेनर में वो 20 ग्राम प्लस 2.5 ग्राम, तो 22.5 ग्राम होगा। यहां पर हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं, इस पूरे सवाल को बनाने में ये एजम्पशन ले रहे हैं कि जिस कंटेनर में पहले से वाटर था उस कंटेनर की हीट कैपेसिटी 0 है, वो कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। क्योंकि उस कंटेनर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, इसलिए हम अपने मन से कुछ भी नहीं ले सकते, तो हम ये प्रिज्यूम करके सारा सवाल बनाएंगे कि कंटेनर डज नॉट एब्जॉर्ब एनी हीट एंड वॉट एवर हीट वॉज लॉस्ट बाई स्टीम इज गेन्ड बाई द वाटर इनसाइड द कंटेनर टू रेज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सी टू 80 डिग्री सी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन एम्स 2014 में पूछा गया है। 70 कैलोरीज ऑफ हीट आर रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 30 डिग्री सी टू 35 डिग्री सी। आप याद कीजिए मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कैसे डिफाइन करते थे। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को डिफाइन करते थे सीपी को डेल्टा क्यू बाई म्यू डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पर म्यू मोल गैस का टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाने के लिए कितना हीट देना पड़ेगा, तो डेल्टा क्यू, अगर कांस्टेंट प्रेशर पर आप हीट सप्लाई कर रहे हैं तब म्यू मोल गैस का टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाने के लिए म्यू इंटू मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू डेल्टा टी, इतना हीट देना पड़ेगा। और ये बताया गया है कांस्टेंट प्रेशर पर गैस के टेम्परेचर को 30 डिग्री सी से 35 डिग्री सी करने के लिए डेल्टा टी इज 5 डिग्री सी, और 2 मोल्स गैस है, म्यू इज गिवन टू बी इक्वल टू 2 मोल, 70 कैलोरीज हीट चाहिए। तो यहां से जो भी गैस है, गैस कौन सा है ये बताया नहीं गया है, गैस में भी मोनोएटॉमिक, गैस में भी डाइएटॉमिक, गैस में भी ट्राइएटॉमिक, विच गैस इज देयर इसका इंफॉर्मेशन नहीं है।
तो जो भी गैस है, अलग अलग गैसेज का CpCv अलग अलग होगा डिपेंडिंग अपॉन की वेदर इट इज मोनोएटॉमिक या डाइएटॉमिक या ट्राइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक, कैसा भी है। तो गैस की चूंकि जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जितनी जानकारियां दी गई हैं उसके आधार पर उस गैस का Cp निकाल ले सकते हैं। तो Cp हो जाएगा डेल्टा Q बाई म्यू डेल्टा T। डेल्टा Q इज 70 कैलोरी, 70 कैलोरी बाई म्यू इज 2 मोल, 2 मोल एंड डेल्टा T इज 5 डिग्री C। तो ये हो जाएगा 7 कैलोरी पर मोल पर डिग्री C। ये निकल गया Cp। अब उसी गैस के टेम्परेचर को उतना ही अमाउंट से बढ़ाना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सेम सैंपल ऑफ गैस थ्रू सेम रेंज बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और गैस कांस्टेंट इन CGS यूनिट दिया हुआ है 2 कैलोरी, CGS यूनिट नहीं कहिए, कैलोरी पर मोल पर केल्विन में 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन दिया हुआ है। तो फॉर एन आइडियल गैस आप जानते हैं कि Cp माइनस CV इज R, दैट इम्प्लाइज CV इज Cp माइनस R। Cp इज 7 कैलोरी पर मोल पर डिग्री C, R इज 2 कैलोरी पर मोल पर डिग्री C। तो Cp माइनस R इज 7 माइनस 2, 5 कैलोरी पर मोल पर डिग्री C। और ठीक इसी तरह से अब मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैसे डिफाइंड होगा? CV इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई म्यू डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर म्यू मोल गैस का टेम्परेचर डेल्टा T से बढ़ाना है तो कितना हीट देने की जरूरत पड़ेगी? तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू CV डेल्टा T, वही निकालना है। तो मान लीजिए अब डेल्टा Q डैश हीट देने की जरूरत पड़ेगी, उसी सैंपल ऑफ गैस के टेम्परेचर को उतना ही से बढ़ाने के लिए बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वो हो जाएगा म्यू CV डेल्टा T, म्यू तो 2 मोल है, CV 5 कैलोरी पर मोल पर डिग्री C आया है एंड डेल्टा T इज 5 डिग्री C। तो अब 50 कैलोरी हीट की जरूरत पड़ेगी एंड B इज करेक्ट ऑप्शन, B इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा गया सवाल है। अ गैस मिक्सचर कंसिस्ट्स ऑफ 2 moles of oxygen and 4 moles of argon at temperature T. Neglecting all vibrational modes, the total internal energy of the system will be what? मैंने बताया था, आप याद कीजिए कि अगर वाइब्रेशनल मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी को हम लोग इग्नोर कर दें, अगर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसीडर न करें, हम ये माने कि वाइब्रेशनल मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी या वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्साइटेड होता है एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में वाइब्रेशनल मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी को इग्नोर करवाया जाएगा। तो आपको ये मान के काम करना है कि सिर्फ ट्रांसलेशनल और रोटेशनल एनर्जीज होगी मॉलिक्यूल के पास, और वैसा होने पर अगर वाइब्रेशनल मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी को इग्नोर किया जाता है, तब वैसा होने पर नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक फॉर्मूला मैंने बताया था 3n-c। तो एक गैस आपका है ऑक्सीजन, n इज मोलेकुलरिटी, तो ऑक्सीजन क्या होगा? डाई एटॉमिक, तो n विल बी 2, तो ऑक्सीजन का डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3 × 2। और चूंकि वाइब्रेशनल मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी को इग्नोर करना है, इसका मतलब कि दोनों ऑक्सीजन के एटम के बीच का फासला फिक्स्ड रहेगा, उनके बीच का डिस्टेंस, उनके बीच का सेपरेशन घटेगा बढ़ेगा नहीं, चूंकि वाइब्रेट तो उसको करना नहीं है। तो एक कंस्ट्रेंट है कि द सेपरेशन बिटवीन द 2 एटम शुड रिमेन फिक्स्ड, तो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स इज 1, तो 3 2 जा 6 -1, तो number of degree of freedom of oxygen molecules will be 5. Number of
डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ये होगा 5 और नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ आर्गन मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो कहिए आर्गन मॉलिक्यूल्स या एटम्स वो हो जाएगा। ये तो मोन एटॉमिक है, ये मोन एटॉमिक गैस है, इनर्ट गैस है, तो ये तो आर्गन का मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा नहीं, तो N विल बी 1 3 into 1। और जब एक ही एटम है तो कोई कंस्ट्रेंट उसके ऊपर में नहीं, किसी भी डायरेक्शन में आने जाने के लिए ट्रांसलेशन करने के लिए फ्री है, तो C विल बी 0, तो 3 into 1 minus 0 नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। अब क्या होता है, अगर मान लीजिए एक मॉलिक्यूल के पास, हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में बताए थे कि हर मॉलिक्यूल के हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हाफ kT एनर्जी होती है। तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हाफ kT एनर्जी होगा एट टेम्परेचर T। और अगर एक मॉलिक्यूल को F डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो एक मॉलिक्यूल के पास एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T F/2 kT एनर्जी होगा एक मॉलिक्यूल के पास। और अगर गैस का आपने म्यू मोल लिया है तो म्यू मोल में कितने मॉलिक्यूल, एक मोल में एवोगाड्रोस नंबर के बराबर, तो म्यू मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, म्यू इंटू Na, और Na इंटू K इज R मोलर गैस कांस्टेंट, तो म्यू टाइम्स F/2 RT, तो F/2 म्यू RT ये हो जाएगा टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस का फॉर्मूला क्या होता है, F/2 म्यू RT। और सेम कंटेनर के अंदर दोनों गैसेस का मिक्सचर है, तो जितना टेम्परेचर पर ऑक्सीजन होगा उतना ही टेम्परेचर पर आर्गन होगा। तो ऑक्सीजन का लिया गया है 2 मोल, तो क्या हो जाएगा टोटल इंटरनल एनर्जी पूरे सिस्टम का, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5, तो F हो जाएगा 5/2 और म्यू है 2 मोल, ऑक्सीजन का 2 मोल लिया गया है, तो इंटू 2RT इतनी एनर्जी होगी ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के सारे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर के टोटल इंटरनल एनर्जी इतनी होगी, और आर्गन के जितने मॉलिक्यूल्स कंटेनर में होंगे उन सब को मिलाकर के टोटल एनर्जी सिस्टम के पास कितनी होगी। तो आर्गन के मॉलिक्यूल्स का नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, तो F के जगह पर 3, तो 3/2, और आर्गन का कितना मोल लिया गया है 4 मोल्स, तो म्यू है 4RT, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 5RT, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 6RT, तो ये हो जाएगा 11RT। तो इस पूरे मिक्सचर का टोटल इंटरनल एनर्जी हो जाएगा 11RT। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन एम्स 2017 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। व्हेन एन आइडियल नॉन एटॉमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, the fraction of the heat energy supplied which increases the internal energy of the gas is what? मतलब टोटल जितना हीट सप्लाई किए उसमें से कितना एनर्जी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में खर्च हुआ, उसका फ्रैक्शन, वो एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में खर्च हुआ डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी सप्लाइड, इन दोनों के रेशियो को फ्रैक्शन बोलेंगे। और यही पूछा गया है कि टोटल सप्लाइड एनर्जी का कौन सा फ्रैक्शन इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में खर्च हुआ। अब एक चीज जरा यहां पर मैं एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करवाना चाहूंगा। अभी अभी इसके पहले वाले सवाल में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर T,
अगर किसी गैस का म्यू मोल लेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी हो जाता है F/2 म्यू आर टी, F/2 म्यू आर टी। और CV कैसे डिफाइन करते हैं? CV डिफाइन करते हैं 1/μ du/dt। तो CV होता है F/2R, F/2R। और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी गैस के म्यू मोल गैस के टेम्परेचर को dt से बढ़ाना है तो हीट कितना सप्लाई करना पड़ेगा, तो उसको लिखेंगे dq इज इक्वल टू या डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर, तो यहां पर लेंगे म्यू टाइम्स CV डेल्टा टी, म्यू टाइम्स CV डेल्टा टी। और ये हो जाएगा म्यू टाइम्स F/2R dt। तो ये हो जाएगा F/2 म्यू आर dt। और यहां से देखिए तो du को हम लोग इतना लिख सकते हैं क्या? du को लिख सकते हैं, ये तो सारी चीजें कांस्टेंट हैं, तो F/2 म्यू आर dt। तो F/2 म्यू आर dt इज du। इसका मतलब du को लिख सकते हैं म्यू CV dt। What I want to make clear is कि आप गैस को हीट सप्लाई करते वक्त वॉल्यूम कांस्टेंट रखें या न रखें, प्रोसेस जैसा भी हो, आइसोकोरिक हो या न हो, हीट सप्लाई करते वक्त हो सकता है वॉल्यूम चेंज भी कर रहा हो, लेकिन चूंकि गैस आइडियल है और आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस पर। तो अगर गैस के एब्सोल्यूट टेम्परेचर में सेम अमाउंट से चेंज होगा तो प्रोसेस जैसा भी हो, आइसोकोरिक हो, आइसोबारिक हो, कोई और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो, प्रोसेस जो भी हो, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे न रहे, वॉल्यूम प्रेशर दोनों चेंज करें, कोई एक चेंज करे, व्हाटएवर मे बी द नेचर ऑफ द प्रोसेस, अगर टेम्परेचर में चेंज सेम अमाउंट से होगा तो इंटरनल एनर्जी सेम अमाउंट से चेंज करेगा गैस का, बिकॉज द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। तो प्रोसेस जैसा भी हो, ये CV देख करके कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आइसोकोरिक प्रोसेसेस में, वैसे प्रोसेसेस में जिस प्रोसेस के दरमियान गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ उस प्रोसेस में गैस के इंटरनल एनर्जी में चेंज के लिए हम लोग म्यू CV dt लिख सकते हैं? आंसर है नो। किसी भी प्रोसेस में अगर गैस का टेम्परेचर dt से चेंज किया है तो सेम चेंज ऑफ टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग इंटरनल एनर्जी में चेंज किसी भी प्रोसेस में सेम होगा, तो प्रोसेस आइसोकोरिक हो नहीं हो, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे नहीं रहे, किसी भी प्रोसेस में अगर गैस आइडियल है तो उसके इंटरनल एनर्जी में होने वाले चेंज को हम म्यू CV dt लिख सकते हैं। और अब यहां पर है कि व्हेन एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। अब कांस्टेंट प्रेशर पर आप हीट सप्लाई कर रहे हैं तो गैस के टेम्परेचर को dt से बढ़ाने के लिए टोटल हीट कितना सप्लाई करना पड़ा होगा? म्यू Cp dt। तो टोटल हीट आपने उस गैस को इतना सप्लाई किया और इतना में से इतना एनर्जी का इस्तेमाल हुआ इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल सप्लाइड एनर्जी विच इज बीइंग यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल बी दिस बाय दिस। तो पूछा गया है फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड विच इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी supplied which increases
increases the internal energy of gas, वो हो जाएगा दिस अपॉन दिस, तो म्यू डी टी तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा CV अपॉन CP। और गैस कैसा है? मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक गैस का CV होता है 3/2R, CP होता है 5/2R, तो 3/2R अपॉन 5/2R, सो दिस विल बी 3/5। 3/5 means option B is the correct option। means what? 3/5 means 60%, जितना एनर्जी आप सप्लाई करेंगे उसका 60% एनर्जी यूज होगा उसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। सो द फ्रैक्शन ऑफ टोटल सप्लाइड एनर्जी which will be used in increasing the internal energy of the gas will be 3/5 and option B is the correct option। ये क्वेश्चन एम्स 2014 में पूछा गया एक सवाल है, 3 moles of hydrogen is mixed with 1 mole of neon, the molar specific heat of mixture at constant pressure। हाइड्रोजन एक डाई एटॉमिक गैस है और नियॉन एक मॉन एटॉमिक गैस होता है, तो हाइड्रोजन का मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp अलग होगा, नियॉन का Cp अलग होगा। मॉन एटॉमिक गैस का Cp अलग होता है और डाई एटॉमिक गैस का Cp अलग होता है। मॉन एटॉमिक गैस का Cp होता है 5/2R, CV होता है 3/2R, और डाई एटॉमिक गैस का CV होता है 5/2R और CP होता है 7/2R। अब दोनों को मिक्स कर दिया गया, एक का 3 मोल और दूसरे का 1 मोल। तो अब जो मिक्सचर होगा वो न तो मॉन एटॉमिक गैस की तरह बिहेव करेगा न डाई एटॉमिक गैस की तरह बिहेव करेगा। तो मिक्सचर जो होगा 3 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल नियॉन, उस मिक्सचर का मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर Cp क्या होगा? वो न तो ऑक्सीजन के Cp के बराबर होना चाहिए और न नियॉन के Cp के बराबर होना चाहिए, वो एवरेज आउट करके कोई बीच बीच का वैल्यू उसको लेना चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे? तो सीधे सीधे इस सवाल का आंसर देने के पहले हम ऐसे सवालों को बनाने के लिए कि अगर एक गैस का N1 मोल और दूसरे गैस का N2 मोल मिक्स कर दिया जाए तो जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर के Cp का फॉर्मूला क्या होगा और उस मिक्सचर के CV का फॉर्मूला क्या होगा, उसका एक रेडीमेड फॉर्मूला मैं पहले दे देना चाहता हूं। जहां भी ऐसे सवाल आए आप उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सीधे ऐसे सवालों को आंसर कर सकते हैं और तब उस फॉर्मूले को लगा करके और हम लोग यहां भी आंसर निकाल लेंगे। तो मान लीजिए एक गैस का आप μ1 मोल लेते हैं और उसका मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV1 है, और दूसरे गैस का μ2 मोल लेते हैं और उसका मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV2 है, और दोनों को मिक्स करके सेम कंटेनर में रखे हुए हैं तो दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। अब पूरे कंटेनर के गैस का टेम्परेचर स्मॉल अमाउंट dt से बढ़ाते हैं तो दोनों का टेम्परेचर सेम अमाउंट से बढ़ेगा। और अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि अगर किसी गैस के टेम्परेचर को आप dt से बढ़ाते हैं तो उसके इंटरनल एनर्जी में होने वाले चेंज du को लिख सकते हैं μCV dt, प्रोसेस जैसा भी हो। किसी भी प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए आप μCV dt फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो पहले वाले गैस का इंटरनल एनर्जी कितना बढ़ेगा? μ1 मोल उसका लिए है, μ2 मोल दूसरे का लिए है, तो μ1 CV1 dt, और दूसरे वाले का, पहले वाले गैस का इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा कितने से? μ1 CV1 dt, और दूसरे वाले गैस का इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा कितने से? μ2 CV2 dt। तो टोटल इंटरनल एनर्जी मिक्सचर का कितने से बढ़ा? अगर उसको du लिखें तो du du1 प्लस du2 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा μ1 CV1 प्लस μ2 CV2 टाइम्स dt। और अब मान लेते हैं कि दोनों गैस का जो मिक्सचर है उसको हम एक सिंगल गैस की तरह ट्रीट करें। कैसे गैस की तरह? जिसका मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV है, CV मिक्सचर का। तो अब नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा μ1 प्लस μ2, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV, और टेम्परेचर को dt से बढ़ाएंगे तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा म्यू। तो म्यू के जगह पर μ1 प्लस μ2 CV और dt हो जाएगा। और उसी मिक्सचर के इंटरनल एनर्जी में होने वाला चेंज ये भी है, फॉर ए चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू dt, और उसी में होने वाला चेंज ये भी है, तो ये दोनों को बराबर होना चाहिए। तो μ1 प्लस μ2 टाइम्स CV dt इज इक्वल टू μ1 CV1 प्लस μ2 CV2 टाइम्स dt, एंड dt विल कैंसल आउट। तो यहाँ से CV चला आएगा μ1 CV1 प्लस μ2 CV2 बाई μ1 प्लस μ2, और मिक्सचर का CP के लिए CV प्लस R कर देंगे। और जब आप वैसा करेंगे तो आप करके देख सकते हैं, CP का फॉर्मूला चलाएगा इसी तरह से μ1 CP1 प्लस μ2 CP2 बाई μ1 प्लस μ2, और मिक्सचर के गामा का फॉर्मूला चलाएगा। ये सब रेडीमेड फॉर्मूला के रूप में आप यूज कर सकते हैं, CP बाई CV। तो ये हो जाएगा μ1 CP1 प्लस μ2 CP2 बाई μ1 CV1 प्लस μ2 CV2। तो मिक्सचर का CP, मिक्सचर का CV और मिक्सचर का गामा निकालने का ये फॉर्मूला है। अब यहां देख लीजिए, μ1 इज 3 मोल्स, μ1 इज 3 मोल्स, 3 मोल्स लिया गया हाइड्रोजन का, और μ2 इज 1 मोल, 1 मोल लिया गया नियॉन का। और निकालना क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर एट कांस्टेंट प्रेशर, मिक्सचर का CP निकालना है। तो मिक्सचर के CP का फॉर्मूला हम लोग लगा ले सकते हैं। ऊपर वाले 2 लाइन को मैं मिटा देता हूं। मिक्सचर के CP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मिक्सचर का CP तो हाइड्रोजन डाई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक गैस का CP कितना होता है? 7/2R। तो CP1 इज 7/2R। तो μ1 CP1, तो μ1 इज 3 मोल्स इंटू 7/2R प्लस μ2 CP2, तो ये मॉन एटॉमिक है नियॉन, और μ2 इज 1 मोल इंटू CP2 इज 5/2R डिवाइडेड बाई μ1 प्लस μ2, 3 प्लस 1 4। तो ये कितना हो जाएगा? 21/2R और 5/2R, तो 26/2R, और 4 नीचे में है तो 26/8R मीन्स 13/4R, एंड दैट वे ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोगों ने हर कंसेप्ट पर, डिग्री ऑफ फ्रीडम के कंसेप्ट पर, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट पर, मिक्सचर का CP/CV कैसे निकालेंगे उस कॉन्सेप्ट पर, कैलोरीमेट्री के कॉन्सेप्ट पर, लैटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इन सारे कॉन्सेप्ट्स पर, CP और CV के कॉन्सेप्ट पर, मीन्स मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस। तो जितने कॉन्सेप्ट्स पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने सीखने की कोशिश किया था, उन सारे कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हम लोगों ने बनाए, जो बैक ईयर्स में किसी न किसी स्टैंडर्ड मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में पूछा गया है। आप एक बार पूरे लेक्चर को सुनने के बाद, मैंने कोशिश किया है कि मैं मैक्सिमम डिस्कशन करूं जिससे आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी बढ़े। तो इसके बाद मुझे लगता है कि आपकी क्षमताएं काफ़ी बढ़ेंगी और फिर आप इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके
कुछ और सवाल खुद से बनाएं, तो फिर अगले लेक्चर में हम लोग हीट ट्रांसफ़र प्रोसेसेस की बात करेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। थैंक यू वेरी मच।